Hello everyone, I am Ashish and today we are going to discuss the topic various REITs। आज हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप की REITs के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में और मेनली आर्टिकल 32 एंड 226 के बारे में। REITs जैसे हमें पता है कि हमें कई तरह के राइट्स मिले होते हैं, एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एट्सेट्रा। बट जब तक हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होते तो उनका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही हमें अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रेमेडीज़ मिली हैं, जैसे आर्टिकल 30 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 359 जो कि इमरजेंसी के जो मतलब कहते हैं कि इमरजेंसी के अलावा आप किसी भी सिचुएशन में आप फंडामेंटल राइट्स कर्टेल नहीं कर सकते, और आर्टिकल 32 एंड 226 के बारे में, रेट्स के बारे में। तो जो आर्टिकल 32 है वो खुद फंडामेंटल राइट है जो कि पार्ट 3 के अंदर हमें दिया गया है। जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे आर्टिकल 12 to 35, उसके अंदर से आर्टिकल 32 भी हमें फंडामेंटल राइट के अंडर ही मिला हुआ है और वो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम उसे कह सकते हैं। तो आर्टिकल 32 मेनली दो चीज़ें हमें बताते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली फंडामेंटल, अगर उसका फंडामेंटल राइट कर्टेल हुआ है तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए 5 तरह की रिट्स इशू कर सकती हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर और गारंटर कहा गया है। आर्टिकल 226 भी सिमिलर आर्टिकल 32 की तरह ही है, लेकिन ये हाई कोर्ट के लिए यूज़ हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट पर अप्रोच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 32 और 226 के अंदर मेनली दो डिफरेंस है। आर्टिकल 32 रिट्स इशू की पावर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की होती है, और वही अंडर आर्टिकल 26 के अंडर फंडामेंटल राइट के साथ साथ फॉर एनी अदर पर्पस, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट भी रिट्स इशू कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 जो है वो पार्ट 3 के अंदर है जो फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 226 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस तरह से हमें 5 रिट्स मिली हैं, जैसे हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो। तो हम इसके अंदर अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे हेबस कॉर्पस के बारे में। हेबस कॉर्पस लैटिन वर्ड है और इसके अंदर इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। ये हम तब यूज़ करते हैं जब जैसे कोई पर्सन है, उसको स्टेट ने इलीगल डिटेन कर लिया है, तो उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव्स या वो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेबस कॉर्पस यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन चार कंडीशन हैं जिसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। पहली है डिटेंशन इज़ लॉफुल, अगर डिटेंशन जो है वो लॉफुल हुआ है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तब हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और लास्ट है डिटेंशन इज़ बाय द कंपिटेंट कोर्ट। तो ये 4 कंडीशंस हैं। इसके अंदर हमें एक केस है जो है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अंदर जो एक पर्सन है उसे इलीगल डिटेन किया गया था, मतलब उसकी सज़ा के 14 साल बाद भी उसे डिटेन किया गया था। उसने हेबस कॉर्पस लगाई और उसे इसका कंपनसेशन भी मिला था और वो रिलीज़ हो गया था। तो ऐसे ही हम अगली रेट की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, और ये हम कॉन्स्टिट्यूशनली, स्टैट्यूटरी या फिर यूनिवर्सिटीज, ट्रिब्यूनल्स एटसेट्रा किसी पर भी यूज़ कर सकते हैं उनकी पब्लिक ड्यूटी उन्हें याद दिलाने के लिए। उनकी जब वो अपनी पब्लिक ड्यूटी जो है वो फुलफिल नहीं करते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका केस है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इसके अंदर जो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इसने एग्रीमेंट साइन किया था कि हाँ हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और आप कंस्ट्रक्शन करें, लेकिन इन्होंने बाद में नहीं किया था, तो इन्होंने अपनी पब्लिक ड्यूटी फुलफिल नहीं की। तो इसके अंदर लोटस होटल ने इन पे मैंडेमस की रेट लगाई, तो इन्हें भी कंपनसेशन मिला था। सर्शरी थर्ड आता है हमारे पास। सर्शरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को कमांड दे सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड सबमिट करने के लिए, जब उन्हें डाउट होता है कि ये रिकॉर्ड जो है वो इलीगल है या मतलब इलीगल है, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए सबमिट करने के लिए दे सकते हैं। और अगर इलीगल मिलते हैं तो वो ऑर्डर जो है वो कोर्ट का क्वाश हो जाता है, लोअर कोर्ट का। और इसके अंदर हमें केस है जो कि बहुत फेमस है, ए के कृपाल, ए के कृपक वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे, फोर्थ रीड की तरफ, प्रोहिबिशन। जो प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। और आपने ये तो सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सर्शरी होता है कि जब ऑर्डर पास हो लेता है, जजमेंट पास हो लेती है, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्शरी यूज़ करती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जजमेंट अनाउंस नहीं हुई है, उससे पहले ही उसको रोक दिया गया है, तो ये प्रोहिबिशन होता है। इसके बाद हम अपने लास्ट रेट की तरफ बढ़ेंगे, कोवेरेंटो। कोवेरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, और ये मेनली पब्लिक ऑफिस में किसी की अथॉरिटी उसको यूज़ उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ होता है। कि अगर आपको जैसे डाउट है किसी के ऊपर कि ये इस अथॉरिटी का नहीं है लेकिन ये उस अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर डिफेक्टिव होता है और मतलब आपने कोई वारंटो लगाया और वो डिफेक्टिव पाया जाता है, तो पब्लिक ऑफिस उसे छोड़ना पड़ता है। थैंक यू।